आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर जनरल कुलदीप बरार परिवार संग फिलीपींस जाने की तैयारी कर रहे थे। दीवार पर टंगा कैलेंडर मार्च 1984 का महीना बता रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो मेजर, मैं चंडीगढ़ मिलिट्री कैंप से बोल रहा हूँ। कल दोपहर 12 बजे आपको मिलिट्री ऑपरेशन रूम में रिपोर्ट करना है। इट्स अर्जेंट। बात खत्म हुई तो मेजर बरार ने पत्नी से कहा, तुम सामान पैक करो, मैं चंडीगढ़ होके आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, शायद कोई मीटिंग होनी है, इसलिए मुझे चंडीगढ़ बुलाया है। मैं जल्द ही मीटिंग खत्म करके वापस आ जाऊंगा। मेजर बरार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मिलिट्री कैंप पहुंचे तो देखा कि अमृतसर और गोल्डन टेम्पल के बड़े बड़े मैप्स लगे थे। वॉर रूम बनाया जा रहा था। मेजर बरार कुछ अफसरों के साथ रूम में दाखिल हुए। वहां मेजर जनरल अशोक मेहता सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। सबको देखते ही उन्होंने कहा, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको लग रहा होगा कि अचानक से इतने शॉर्ट नोटिस पर आपको यहां क्यों बुलाया गया है, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। अमृतसर में हालात खराब हैं। गोल्डन टेम्पल के भीतर खालिस्तानियों का कब्जा है। हमें रिपोर्ट मिली है कि वो पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं। हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम गोल्डन टेम्पल को आजाद करवाएंगे, और ये हम 5-6 दिन के भीतर करने जा रहे हैं। मेजर बरार। यस सर। इस ऑपरेशन को आप लीड करेंगे। मुझे सारी प्लानिंग 3 दिन के भीतर मेरी टेबल पर चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। लेट्स बिगिन द ऑपरेशन। भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालना है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी खालिस्तान मूवमेंट को जन्म देने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले की, जिसे कुछ लोग संत मानते हैं तो कुछ लोग पंजाब में अलगाववाद का जनक। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰ हो गया। सिख धर्म में अमृतधारी और निरंकारी की लड़ाई बहुत पुरानी है। अमृतधारी गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं, मगर निरंकारी जीवित गुरुओं में विश्वास रखते हैं। विश्वास की इसी भिड़ंत ने खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी थी, जिसकी बागडोर संभाली 30 साल के जरनैल सिंह भिंडरावाले ने, जो 1978 में सिख शैक्षणिक संगठन दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान बताते हैं, जरनैल सिंह भिंडरावाले जो सिखों के ग्रंथ और जो सिख धर्म का विषय है उसके बारे में पूरा बहुत सारा अध्ययन कर रखा था। 7 साल की उम्र से ही दमदमी टकसाल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जो एक तरह से जो सिख धर्म है उनका शैक्षिक संगठन भी है ये। तो दमदमी टकसाल के तब जो गुरु थे, अध्यक्ष, उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए अपने बेटे की जगह बाद में जरनैल सिंह भिंडरावाले की काबिलियत को देखते हुए उनको दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना दिया। इमरजेंसी के बाद से पंजाब में कांग्रेस का प्रभुत्व घटने लगा था। पार्टी 1977 में सत्ता से बाहर हो गई और इसकी जगह ली प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल ने। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी को राज्य में सत्ता वापसी ख्वाब लगने लगी थी कि तभी उनके राजनीतिक वारिस संजय गांधी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जैल सिंह को यह संदेशा भेजा कि सिखों का भरोसा खोती कांग्रेस को एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो। हाईकमान से निर्देश मिलते ही जैल सिंह काम पर लग गए। कुछ दिनों बाद 2 लोगों को चुनकर जैल सिंह दिल्ली रवाना हो गए। इन दोनों की मुलाकात संजय गांधी से कराई गई। ये वही मुलाकात थी जिसमें भिंडरावाले संजय को भाग गया। जैसा कांग्रेस हाईकमान ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। 1980 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार में लौट आई। शम्स ताहिर खान। ज्ञानी जैल सिंह के कहने पे कांग्रेस ने जनरल सिंह भिंडरावाले को अपने साथ मिलाया। वहाँ पे जनरल सिंह भिंडरावाले ने कई चुनाव में कांग्रेस को जो के उम्मीदवारों का सपोर्ट भी किया और इन दोनों की नज़दीकियाँ बनी। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने बड़े पैसे से मदद की जनरल सिंह भिंडरावालों की, और उन्हीं पैसों से जनरल सिंह भिंडरावाले ने धीरे धीरे हथियार खरीदने शुरू किए।
भिंडरावाले चुनाव खत्म होते ही अपना कुनबा मजबूत करने में जुट गया। दरबारा सिंह तब राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए थे, जो ज़ैल सिंह और भिंडरावाले दोनों को नापसंद करते थे, लेकिन हाईकमान के आगे उनके हाथ भी बंधे हुए थे। 1981 में जनगणना की शुरुआत हुई। इसके एक कॉलम में लोगों से उनकी मातृभाषा पूछी जानी थी। तभी राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर एक मुहिम छेड़ दी। अखबार के संपादक लाला जगत नारायण हिंदुओं से अपील करते रहे कि वो अपनी मातृभाषा हिंदी बताए, ना कि पंजाबी। इस वाक्य ने माहौल को गरमा दिया। भाषा के नाम पर कट्टर सिख हिंदुओं के खिलाफ हो गए। राज्य में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को बाहर निकालने की मांग होने लगी। सिखों के जज्बातों पर सवार होने की ताक देख रहे भिंडरावाले को मौका मिल गया था। देख लिया, सानू साडे पंजाब 'ਚ मेहमान बनाउण ते लगे आ लोग। पंजाब साडा है, ये भी हुण दसना पऊगा कि सानू अपनी मां बोली लई भी लड़ना पऊगा। सानू मंजूर नहीं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ कि पंजाबी कौन ਹੁੰਦੇ ਆ, कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। 7 सितंबर को लाला जगत नारायण अपने घर से एम्बेसडर कार में बैठकर एक मीटिंग के लिए रवाना हुए। कार पटियाला जलंधर हाईवे से होकर गुजर रही थी कि तभी 2 बाइक सवार लोगों ने कार को घेर लिया और गोली चलाने लगे। लाला जगत नारायण की हत्या हो गई थी। कहा जाता है कि यह हत्या उन हिंदुओं के लिए भिंडरावाले का संदेश था जो लाला जगत नारायण से प्रेरणा ले रहे थे। पंजाब केसरी के एडिटर इन चीफ और लाला जगत नारायण के पुत्र विजय चोपड़ा बताते हैं, आतंकवाद की घटना उन लाला जी को हत्या करके ही शुरू हुई। उन्होंने 2-3 साल पहले ही इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि पंजाब में आतंकवाद का दौर आने वाला है। लाला जगत नारायण की मौत का जिम्मेदार भिंडरावाले को बताया जा रहा था। पुलिस पर जल्द गिरफ्तारी करने का दबाव था। 4 दिन बाद उसके नाम का वारंट भी जारी हुआ। खोजबीन शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि वो पंजाब नहीं हरियाणा में है। पंजाब की गाड़ी उसे लेने गई। सीनियर जर्नलिस्ट और कई चर्चित किताबों के लेखक सतीश जैकब तब वहीं मौजूद थे। उन्होंने देखा कि पंजाब पुलिस ने बड़े आदर के साथ भिंडरावाले को गाड़ी में बिठाया और लेकर पंजाब आ गए। किसी आरोपी के प्रति पुलिस का इतना शालीन व्यवहार हैरान करने वाला था। 1 हफ्ते बाद भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया, जिसकी गूंज देश की संसद तक सुनाई दी। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही गृह मंत्री ज़ैल सिंह ने संसद में एक ऐलान किया कि भिंडरावाले को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लाला जगत नारायण की हत्या में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आजाद भिंडरावाले ने अब नए सिरे से अपने अभियान की शुरुआत कर दी, जो दिनों दिन और ज्यादा खूनी होता जा रहा था। शम्स ताहिर खान। हिंदू और सिखों के बीच में एक लकीर खिंचती चली गई और भिंडरावाले के ऊपर इल्ज़ाम ये आया कि जो अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़ यहाँ से कई बसें जो चलती थी उसमें रात को खासतौर पर उन बसों को निशाना बनाया जाता और हिंदू परिवारों को चुन चुन कर बस से उतारा जाता और उन्हें गोली मारी जाती। ऐसे कई इंसिडेंट हुए। एक बार उतार कर 13 लोगों को मारा गया, एक बार 6 लोगों को मारा गया। तो इससे न सिर्फ पूरे पंजाब में खौफ बल्कि बाकी देश में भी इसका असर पड़ने लगा। यहाँ तक कि फिर रात को बस सर्विस बंद कर दी गई। पंजाब में लगातार हो रही हत्याओं ने पंजाब सरकार को रात्रि बस सेवा रोकने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं दिनों आनंद साहिब रेजोल्यूशन की मांग तेज हो गई। अकाली दल चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने की मांग कर रहा था। हरियाणा पंजाब से सटी सतलज यमुना नदी का ज्यादातर पानी पंजाब को मिले, इसकी वकालत होने लगी। इसके साथ ही खालिस्तान की मांग भी तेज हो गई थी। स्वर्ण मंदिर के भीतर जरनैल सिंह भिंडरावाले की गतिविधियां तब तेज होती जा रही थी। यहां उसके समर्थकों और मुलाकातियों का तांता लगा रहता। इधर मुख्यमंत्री दरबारा सिंह भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रहे थे। इसकी भनक भिंडरावाले को लग गई और अब उसके निशाने पर पंजाब सरकार आ गई। 23 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल A.S. अटवाल स्वर्ण मंदिर में दरबार साहिब के दर्शन करके बाहर आ रहे थे। तभी उन पर गोलियां चलने लगी। A.S. अटवाल गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर ही गिर पड़े। कुछ मीटर की दूरी पर खड़े उनके बॉडीगार्ड्स ने जब ये देखा तो वो अपनी जान बचाकर भाग गए। घंटों तक पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर की लाश यूं ही सीढ़ियों पर पड़ी रही, लेकिन उसे वहां से ले जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। स्थिति को बिगड़ता देख मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को खुद भिंडरावाले को फोन करना पड़ा। बड़ी मिन्नतों के बाद भिंडरावाले ने इंस्पेक्टर A.S. अटवाल की लाश हटाने की मंजूरी दी।
भिंडरावाले का साथ दे रहा अकाली दल उसकी जिद, हिंसा और दिनों दिन बढ़ रहे विवादों के चलते परेशान होने लगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तब अध्यक्ष रहे गुरचरण सिंह तोहड़ा ने आज तक से इस मामले पर कई सालों पहले बात की थी। DIG इकबाल की हत्या जो हुई वो उसकी हमने निंदा की, निषेधी की। पंजाब सरकार के सब्र की इंतहा हो चली थी। वो भिंडरावाले के खिलाफ अब एक्शन चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके लिए राजी नहीं थी। नौबत यहां तक आ पहुंची कि 6 अक्टूबर 1983 को दरबारा सिंह सीएम पद से हटा दिए गए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इंदिरा का ये कदम एक अनहोनी को दावत दे रहा था। शम्स ताहिर खान। 84 आ चुका था, 85 में चुनाव होने थे, तो इंदिरा गांधी का ये था कि 85 के चुनाव से पहले पंजाब के इस मसले को हल किया जाए। हालांकि उन्होंने बीच में 1-2 काम किए पंजाब के लोगों को शांत करने के लिए, और ज्ञानी जैल सिंह जो पंजाब के पहले सीएम रहे थे, फिर बाद में इंदिरा गांधी के मंत्री में होम मिनिस्टर थे, 82 में वो राष्ट्रपति बना देती हैं देश का, ताकि एक मैसेज जाए कि देखो इस देश में जो है एक सिख भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन मामला सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा था। इसी दौरान में 84 आ गया। PV नरसिम्हा राव विदेश मंत्री हुआ करते थे, इनको भेजा गया कि पंजाब में जाकर सुलह करो, बातचीत, सफाई, हल कुछ निकल सके। तो नरसिम्हा राव ने कोशिश किया, अकालियों से बात की, बाकी नेताओं से बात की, भिंडरावाले से बात की, तो बाकी सब तो तैयार थे। ये भी था कि ठीक है चंडीगढ़ भी पंजाब को दे दिया जाएगा, बाकी चीज़ें के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, पानी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो तय कर दे, तो बाकी सभी तैयार थे। लेकिन भिंडरावाला अड़ गया और भिंडरावाला की वजह से इसको समझौता नहीं हो सका। इस बीच में क्या किया भिंडरावाले, जब एक तरफ बातचीत चल रही और सब कुछ चल रहा था, दूध का जो बर्तन होता है या अनाज की जो बोरियां होती हैं, उसने उनमें छुपा छुपा कर धीरे धीरे गोली बारूद हथियार अकाल तख्त के अंदर पहुंचवाना शुरू कर दिया, और ये महीनों चला सिलसिला। अनाज की बोरियों में हथियार स्वर्ण मंदिर के अंदर पहुंच रहे थे। भिंडरावाले तक ये जानकारी भी पहुंच गई थी कि सरकार उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि आर्मी हो या पुलिस, वो स्वर्ण मंदिर के अंदर कदम रखने की हिमाकत नहीं करेंगे। लेकिन 1 जून 1984 को चंडीगढ़ में आर्मी बिल्कुल क्लियर थी कि वो स्वर्ण मंदिर में दाखिल होगी और भिंडरावाले से उसे मुक्त करवाएगी। 1 जून की रात से अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक अगले दिन 70,000 के करीब सैनिक शहर और शहर से सटी सीमाओं के पास डिप्लॉय कर दिए गए। उसी रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन से देश को संबोधित किया। पंजाब के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि देश में अमन चैन बना रहे। अकाल तख्त को जिन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है, मैं उनसे शांति की अपील करती हूँ और बातचीत से हल निकालने का निवेदन करती हूँ। लेकिन बातचीत से अब हल नहीं निकलने वाला था। 3 जून को पंजाब में फोन की लाइन काट दी गई। बस ट्रेन को अमृतसर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऑपरेशन लीड कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार तब मेजर जनरल थे। उनका साफ निर्देश था कि कोई भी अफसर स्वर्ण मंदिर पर गोली नहीं चलाएगा। गोली सीधा चरमपंथियों को मारी जाएगी। जब हमारे लोग अंदर गए, दोनों तरफ से फायर आ रहा है हमारे जवानों के ऊपर, और मेरे ऑर्डर थे उनको कि आप हरमिंदर साहब की तरफ फायर नहीं करोगे। तो हरमिंदर साहब को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी कईयों ने, लेकिन हरमिंदर साहब की तरफ फायर नहीं किया उन्होंने। और अगर कुछ गोलियां लगी हैं हरमिंदर साहब से, दोनों तरफ से जो आतंकवाद फायर कर रहे थे उनकी गोलियां लगी, हमारी नहीं लगी। ऑपरेशन की तैयारी कर रहे मेजर कुलदीप बरार अमृतसर पहुंचे और 15 इन्फेंट्री डिवीजन के डिविजनल हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। पंजाब पुलिस अब मेजर बरार के अंडर थी। ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, इस पर चर्चा शुरू हुई। तभी किसी ने एरियल स्ट्राइक की सलाह दी। मेजर बरार ने इसे खारिज कर दिया। आखिरकार 3 जून को सेना ने स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त का घेराव कर लिया। माइक पर अनाउंसमेंट हुई, सेना ने हरमिंदर साहब और अकाल तख्त को घेर लिया है। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो बाहर आ जाएं। सेना आपकी रक्षा के लिए यही खड़ी है। भिंडरावाले और उसके लोगों से भी ये अपील है कि वो खुद को सरेंडर कर दें। लगातार 2 दिनों तक ये अनाउंसमेंट होती रही, लेकिन 48 घंटे में केवल 150 लोग ही बाहर आ सके। जो निकल रहे थे उनका कहना था कि भिंडरावाले के लोग किसी को बाहर जाने नहीं दे रहे। मेजर बरार समझ चुके थे कि अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे। 6 जून की रात 9 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होगा और सुबह होने से पहले इसे खत्म करना है,
ताकि राज्य में लोगों के बीच टेंशन ना पैदा हो। रात ठीक 9 बजे गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन जैसा आर्मी ने सोचा था उसका ठीक उलट हुआ। भिंडरावाले के पास हेवी वेपन्स थे, जिससे वो आर्मी पर लगातार हावी हो रहा था। कुछ ही घंटे में आर्मी बैकफुट पर थी। वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि गोलियां आखिर चल किधर से रही है। भिंडरावाले ने दीवारों में छेद कर वहां मशीन गन्स फिट कर रखी थी, जो आर्मी की नजरों से ओझल थी। आर्मी के लिए सुबह से पहले अब ऑपरेशन खत्म कर पाना नामुमकिन था। पहले दिन 15 जवान शहीद हो गए। आर्मी के पास अब एक ही विकल्प था, टैंक से हमला करना। लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह बरार। बहुत मुश्किल डिसीजन था ये। हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे। जब अकाल तख्त में बहुत प्रॉब्लम्स हुए तो फिर एक टैंक हम अंदर ले गए। उसमें एक बत्ती होती है, जिनॉन लैंप बोलते हैं हम उसको। वो बत्ती को हमने अकाल तख्त की तरफ लगाया कि वो लोग थोड़ी बहुत ब्लाइंडनेस हो जाए और वो अच्छी तरह से देख ना सके और हमारे आदमी अंदर चले जाए। टैंक पर लगी फ्लैशलाइट की मदद से सेना स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल होने लगी। अब भिंडरावाले के जत्थे में भगदड़ मच गई। लगातार गोलियां चल रही थी। इस बीच लोगों का भी रेस्क्यू चालू था। सेना की एक टुकड़ी अकाल तख्त की तरफ बढ़ रही थी। सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में यह नजारा बहुत भयावह था। कैंपस में हर तरफ लाशें थी, लोग भाग रहे थे। सेना और चरमपंथी एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे और भिंडरावाले अकाल तख्त से ये सब कुछ देख रहा था। अब वो भी भागने की फिराक में था। तभी अकाल तख्त में एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं पसर गया। सेना ने उसी धुंध में गोलियां चलानी शुरू कर दी। अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। ऑपरेशन अंतिम चरण में था। 7 जून करीब सुबह 9 बजे सब कुछ शांत हो गया। स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त से गोलियां चलनी बंद हो गई। देर रात अकाल तख्त से एक लाश मिली। सिर पर नीली पगड़ी पहने वो शख्स जरनैल सिंह भिंडरावाले था। उसकी मौत हो गई थी। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल। 1,500 से ज्यादा चरमपंथी गिरफ्तार किए गए। करीब 150 मासूम लोगों की जाने गई। इस पूरे वाकये ने सिख समुदाय में सरकार के प्रति गुस्से को भड़का दिया। सिख मंदिर परिसर में टैंक के घुसने से वो खफा थे। अकाल तख्त को भी बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने उसे वापस बनाने की पेशकश भी की, लेकिन सिख समुदाय ने यह पेशकश ठुकरा दी और खुद ही अकाल तख्त की मरम्मत करवाई। भिंडरावाले की जिद ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल को सबसे मनहूस दिन दिखाया। बाद में इसी घटना से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। फिर उस हत्या की नाराजगी में सैकड़ों हजारों मासूम सिख निशाना बनाए गए, जिनके परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ चरमपंथियों ने भिंडरावाले का बदला लेने के लिए एयर इंडिया के विमान कनिष्क को हवा में ही बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। बावजूद इसके एक तबका आज भी खालिस्तान की मांग कर रहा है। हत्याओं के उस दौर को लौटा लाना चाहता है। अलगाववाद की हवाओं को तेज करना चाहता है। भिंडरावाले की आलोचकों और प्रशंसकों की आज भी कोई कमी नहीं है। तो ये था आज का नामी गिरामी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर लिखिएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।